गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसे हैं सर? बताते रहो क्वेश्चन अगर पूछो। हाँ। जी जी। अ, नमस्कार सभी को। मैं शिखर शर्मा हर्बल होम्यो की लाइव सेशन इंस्टाग्राम लाइव सेशन सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी जिनको परिचय की कोई ज़रूरत नहीं, डॉक्टर एल एम खान सर हमारे साथ हैं। तो एक मैं छोटा सा सर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर एल एम खान सर, जिन्होंने डीएमएस अंडर काउंसिल ऑफ होम्योपैथिक सिस्टम मेडिसिन वेस्ट बंगाल 1976 से पास आउट किया था। एंड सर ने बीएचएमएस 1985 अंडर द बिहार यूनिवर्सिटी किया है, एंड 1997 ही अवार्डेड द एमडी फ्रॉम जयपुर यूनिवर्सिटी। सर ने डॉक्टर ग्रेट लेट डॉक्टर ज्ञान मजूमदार सर, डॉक्टर जे एन कांजीलाल सर, डॉक्टर बी एन चक्रवर्ती सर के साथ काम किया है, सीखा है। आज सर हमारे साथ जुड़ेंगे सर। डायरेक्टर इंचार्ज, एक्स डायरेक्टर इंचार्ज एनआईएच रह चुके हैं, ऑर्गनन ऑफ मटेरिया मेडिकल डिपार्टमेंट के एचओडी रह चुके हैं एनआईएच में। तो सर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू। सर आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। जी जी। तो सर बहुत से सवाल थे काफी लोगों के। तो सबसे पहला एक सवाल है कि आपका जो एक्सपीरियंस है एक्यूट केसेस में डोजेज एंड फ्रिक्वेंसी को लेके, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है अभी तक? एक्यूट केसेस एकदम फुल्ली एक्यूट प्रैक्टिस मेरी कभी नहीं रही। जी हम हमेशा क्रोनिक डिजीजेस के केसेस देखते रहे और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग करते रहे। लेकिन इन मीन टाइम जो हमारे जो पेशेंट हैं उनके अपने एक्यूट डिस्टर्बेंस होते थे, एक्यूट एपिसोड्स आते थे, एक्यूट प्रॉब्लम होते थे। वैसे मैं मुझको एक्यूट केसेस देखने का मौका मिला है और जी बिल्कुल सिर्फ एक्यूट हम बिल्कुल कभी नहीं देखे। सिंस माय ड्यूरेशन ऑफ प्रैक्टिस आफ्टर पासिंग Calcutta Homeopathic Medical College DMS, I got attachment with Dr. Munnar Sahab. So my name is going to be attached with the assistant of Dr. Gyan Majumdar. Later on Dr. B.N. Chakravarti and Kanjilal Sahab. सबके साथ वही क्रॉनिक प्रिस्क्राइबिंग का मसला रहा। तो मैं बिल्कुल अलग से कोई भी नहीं प्रैक्टिस कर सका एक्यूट। लेकिन जी एक्यूट में हमारे बहुत सारे ऐसे केसेस बहुत अच्छे रिजल्ट हुए हैं, बहुत मैजिकल रिजल्ट। जैसे एक दफा हमारे क्लिनिक में एक पेशेंट आया था, पुराना पेशेंट था लेकिन आ गया। मैं भोर का टाइम था, मेरा क्लिनिक खुला भी अब नहीं था। तो बहुत शोर और हंगामा मचा रहे थे। 4-5 आदमी उसको पकड़ के थे और हर चिल्लाने में एक ही बात कहता था, अब हम मर जाएंगे, बचा दो, डॉक्टर को बुलाओ, बचा दो। भीड़ लग गई थी। तो हम गए देखा ऐसी हालत में। तो वो क्योंकि बचा दो, अब हम मर जाएंगे, यही एक मेन इंडिकेशन था। तो मैंने एक नाइट किया और इतनी ऐसा भयंकर वो जो माहौल बना हुआ था उसमें मैंने ये समझ लो कि 15 से 10 मिनट के अंदर वो काम डाउन हो। ठीक इसी तरह एक बहुत सीवियर डिस्मेनोरिया का केस था। उसको उसने मैंने हमेशा जब भी उसका पीरियड आता था एक तूफान मच जाता था। तो हमको जो इंडिकेशन ये मिला कि पेशेंट के यहाँ फोरहेड में पुल्स रहता था। एक बार मुझको उनके घर जाने का मौका मिला, देखने का भी मौका मिला। तो इस वक्त मैंने यही कहा था कि एक्यूट केसेस जो होते हैं उनको बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन की जरूरत पड़ती है।
और एकदम बिल्कुल सामने देखकर एक एक चीज अंग अंग में और मोडालिटी के साथ, सिम्टम विथ मोडालिटी के साथ, ये स्ट्रॉन्ग कॉन्कोमिटेंट था। एक्यूट केसेस में हम क्या देखते हैं, कहाँ लोकलाइज हो गया, और कुछ नहीं, लोकेशन ही एक ऐसा इंपॉर्टेंट इंडिकेशन होता है और कुछ नहीं। उसमें मैंने कुछ किया, उसके बाद सेंसेशन एक फीलिंग होती है, तीसरे में मुझको वो मोडालिटी पड़ता किससे कम और कॉन्कोमिटेंट। ये चार ही एंगल में हम एक्यूट केसेस में स्टडी करते हैं। तो ये फोरहेड में जो कोल्ड स्वेट मिला, इस बेसिस के ऊपर मैंने उसको वेरेक्टर एल्बम दिया 200। ये मैंने अपने गुरु से भी देखा था, तो एक बार मुझको भी देखने का मौका मिला, तो कंफर्म हो गई बात। और वो वहां भी 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर तकलीफ कम हो। ठीक इसी तरह एक किडनी का स्टोन का केस था, बहुत सीवियर दर्द, दर्द से पागल थे वो। और बार बार उनको मैंने ये देखा कि नॉशिया और वॉमिटिंग बड़ा डोमिनेटिंग फैक्टर था। तो हमने इसमें ओसिमम कैन दिया, 3 कहा था लेकिन 3 नहीं मिला, 6 मिला। उसमें भी 2-4 मिनट के अंदर इन पेशेंट काम एंड क्वाइटेंस हो गया। तो हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो एक्यूट प्रिस्क्राइबिंग के ऊपर बहुत लाजवाब रिजल्ट हुआ है। लेकिन एक एक्सक्लूसिवली सिर्फ एक्यूट हमने कभी बिल्कुल नहीं प्रैक्टिस किया है। शुरू से कॉन्स्टिट्यूशनल, एंटीमास्मेटिक, क्रॉनिक डिजीज के ही केसेस। ओके सर। सर एक क्वेश्चन और आता है कि काफी लोगों के दिमाग में कि जो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन है, इसका होम्योपैथिक प्रिस्क्राइबिंग में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल अदा करती है ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन? अभी मैंने जो आपके साथ जितने एक्यूट केसेस के केस बोले, उसमें जो इंडिकेशन दिया है मैंने, ये इंडिकेशन का बेसिस ही ऑर्गेनन है। ऑर्गेनन में एक अफरोजम है 153, जिसमें हनीमैन ये बताना चाहता है कि आपको प्रिस्क्राइबिंग के लिए 4 तरह के सिम्टम चाहिए। एक मोर स्ट्राइकिंग, सिंगुलर, अनकॉमन, सिंगुलर, पिक्यूलियर। ये 4 तरह के सिम्टम आपको नोट करने, और इन चारों तरह के सिम्टम के बेसिस के ऊपर आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, और दैट प्रिस्क्राइबिंग इज जस्टिफाइड प्रिस्क्राइबिंग। और ऑर्गेनन में बहुत सारे ऐसे जगह है, इस हर अंग अंग ऑर्गेनन का अगर आप बहुत अच्छे से स्टडी करके आप प्रिस्क्रिप्शन करना चाहें, तो ऑर्गेनन के में कहीं बोलता है कि यहाँ प्रिस्क्राइबिंग मत करो, यहाँ प्रिस्क्राइबिंग करना ही पड़ेगा, यहाँ स्मॉल डोज दो, यहाँ लार्ज डोज ही देना पड़ेगा, यहाँ टोटलिटी ऑफ सिम्टम से बात करना है, और यहाँ स्पेसिफिक देना पड़ेगा। ये बहुत सारे ऐसे सजेशन है जो आपको ऑर्गेनिक के सिवा किसी दूसरी किताब में नहीं मिले। शुरू के भी जितने अफरोजम है, जैसे कि 7 का फुटनोट है, उसमें बहुत एक हनीमैन एक बहुत वाइज फिजिशियन की तरह अपने वास्ट तजुर्बे के साथ वो बताता है कि ऐसे ऐसे केसेस में आप मत दो, हटा दो। मैंने मैनेजमेंट की बात करता है, खासतौर से 7 का फुटनोट और 67 का फुटनोट, जिसके अंदर कहता है कि मोस्ट एक्यूट अर्जेंट केसेस होम्योपैथिक देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां एंटीपैथी करो। तो इतना वाइज एंड ओपन माइंडेड फिजिशियन जो कहता है कि ये सिचुएशन ऐसी है जिसके अंदर आप प्रिस्क्राइबिंग कर सकते हो, सिर्फ एंटीपैथी दे सकते हो,
मैनेज कर सकते हैं, प्रिस्क्राइबिंग नहीं। कोई भी अच्छा फिजिशियन जो अपने सिस्टम का इन्वेंटर है, वो अपने सिस्टम को बोलेगा मत प्रैक्टिस करो। ये वाइस हनीमैन का काम। तो जी हम, प्रॉब्लम क्या है, जो लोग अभी पढ़ाते हैं ना और कैनन के बारे में जी खुद बिल्कुल नहीं जानते हैं, वो उनकी कोशिश होती है कि आने वाली नस्ल को भी उनसे बिल्कुल अंधा बना के रखें। लेकिन बिना ऑर्गेनन की अच्छी प्रिस्क्राइबिंग, फॉलो अप जो असल होता है वो आप कर नहीं पाएंगे। अंग अंग में प्रिस्क्राइबिंग है। आप किसी अफरोजन के बारे में पूछिएगा, कहीं कहीं वो फिलोसफी की बात करते हैं, सजेशन की बात करते हैं, मैनेजमेंट की बात करते हैं, लेकिन प्रिस्क्राइबिंग के बारे में जवाब नहीं। आप उसके जी क्रॉनिक प्रिस्क्राइबिंग के केस में मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं। जिस जमाने में हनीमैन और आज के जमाने में भी मलेरिया बहुत बुरी तरह फैला, बुरी तरह। उस मलेरिया के केस में हमारे हनीमैन ने ये कहा कि जब सब दवा दे के ठीक है, लेकिन उसका जो इंटरमीडिएट नेचर है, एक से दूसरे दिन, एक दिन बीज दे के जो दूसरे दिन पैरोक्सिज्म आता है, वो नहीं टूट रहा। हनीमैन कहा था वहां परेशान मत हो, वहां चाइना के डोज थे जो है, नाम मेडिसिन स्पेसिफिक मुल्क बोले। और आज के जमाने में हनीमैन के बहुत सालों के बाद मैंने अपने बहुत सारे केसेस में चाइना दिया, जहाँ इंटरमीडिएट फीलिंग, इंटरमीडिएट प्रॉब्लम, वो टूट नहीं रहा। सर का दर्द होता है, कम हो गया है, लेकिन एक दिन बीज दे के जो होता था वो नहीं कम हुआ, वो आ ही जाता है। बस 1 potentized dose of चाइना। दिस इज हनीमैन्स टीचिंग इन और के। ऐसे बहुत सारे केसेस, बहुत अच्छे रिजल्ट निकले। और आपका कोई सवाल? हाँ सर, एक सवाल और है। जब आपने स्टार्टिंग में डॉक्टर मजूमदार सर के साथ, डॉक्टर कांजीलाल सर के साथ जब आप सीख रहे थे, तो उस जमाने में, उस समय जो आपका प्रिस्क्राइबिंग का तरीका था और आज के टाइम का जो प्रिस्क्राइबिंग का तरीका है, उसमें क्या डिफरेंस आया है? हाँ आप क्या अपने आप बहुत अच्छा क्वेश्चन डिफरेंस पूछा फील है कर? आप। बहुत अच्छा क्वेश्चन, दैट्स गुड। बात यह है शेखर साहब कि जी जो रूल्स और जो एटीट्यूड था वो वैसे ही है, लेकिन मेटेरिया का नॉलेज, क्लिनिकल एटीट्यूड का जो नॉलेज होता है प्रिस्क्राइबिंग का, और कुछ नए नए ड्रग अपने बुजुर्गों के साथ सीख के, किताबों में पढ़ के, जर्नल में पढ़ के, ये बहुत मेरा इजाफा होता है, बहुत ज्यादा। जैसे बहुत सारी नए रेमेडीज, हम इंसुलिन यूज करते हैं, सारे ऐसे मेडिसिन है, approved है, न्यूली प्रूफ ड्रग ग्रुप किताबों में एक ओए जूलियन की बुक है और स्टीफेंसन की एक बुक है। इससे मैंने, ये सब लेटर पार्ट में हमारे एडिशन आए हैं, और इससे मैंने बहुत सारे जो ड्रग हैं उनको अपना क्लिनिकली यूज किया और बहुत सक्सेस मिला। तो एक उसके बाद मेरा एनआईएच का दौर आ गया। एनआईएच में बड़ा ह्यूज ओपीडी होता है, बहुत लंबी चौड़ी ओपीडी होती है, तो बहुत वैरायटी के केसेस देखने को मिले, बहुत वैरायटी। और इस वैरायटी के केस पे बहुत वैरायटी के प्रिस्क्राइबिंग देखने को मिले, करने को मिले, और फिर और हार्ड वर्क करने को मिला। तो ये अपने गुरुओं के बाद का जो मेरा स्टेज आया एनआईएच का, और फिर एनआईएच के रिटायरमेंट के बाद का। जी रिटायरमेंट के बाद हम ये कहेंगे कि मेरा नॉलेज जो मेटेरिया का है और आर्ट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग का, उससे बहुत ज्यादा मैग्नीफाई हो गया। मेरी पूरी जोर
एक वॉचिंग पे बहुत है, मैन वॉचिंग जिसको हम बोलते हैं, पेशेंट वॉचिंग जिसको बोलते हैं, उससे बहुत माइंड को भी वॉच करते हैं और बॉडी को भी वॉच करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, ऑर्गेनन में हनीमन कहता है फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशली क्रॉनिक डिजीज के प्रिस्क्राइबिंग के लिए, वो मैंने बहुत ज्यादा इस पे काम किया और बहुत ज्यादा मैंने अचीव भी किया, एक्सपीरियंस भी, रिजल्ट भी। और आज तक अब बहुत सारे ऐसे मेडिसिन है जिसमें लोग नहीं पकड़ पाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइबिंग के लिए, लेकिन मेरा अनुभव जो है वो ये सिखा दिया अभी ये क्लिनिक में होता है और बड़े अच्छे अच्छे रिजल्ट आते हैं, स्पेशली फिलोसफी को बेस करके। भी थोड़े दिन पहले हमने एक केस पोस्ट किया था, मतलब आप समझ लीजिए कि वो खुद से पाँव पे चल के आया और एक्सप्रेस किया कि वो पहले से बहुत अच्छा है। तो ये प्रिस्क्राइबिंग जो मैंने मेंटल बेस पर किया है फिजिकल डिजीज में, जी एक फिलॉसफी है प्रिस्क्राइबिंग का, एक आर्ट है प्रिस्क्राइबिंग का। ऐसे बहुत सारे आर्ट अभी लेटर लाइफ में मेरे डेवलप हुए हैं, उससे बड़े अच्छे रिजल्ट हो रहे हैं। सर, एक सवाल और था कि जैसे हम बात करते हैं टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स की, कि अगर हम कोई प्रिस्क्रिप्शन करें उससे पहले हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स बनाएं, उसके बाद हम प्रिस्क्राइब करें। क्या हम कभी सिंगल सिम्टम्स पे क्या प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं सर? वाह, इसके बारे में आपका क्या आपके विचार है? क्वेश्चन तो बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए क्या है, मैं एक मिसाल दूं, मोटी बात हो, जी ये जो पेड़ होता है ना, पेड़, गाछ, हाँ जी जितना मोटा ट्री होगा उसको अगर काटोगे तुम तो उस पर आराम से बैठ भी सकोगे और सो भी सकोगे, गिरोगे नहीं। और जी सर। कितना पतला दुबला अगर वो हुआ, अगर उस पर बैठोगे तो गिर जाने का खतरा है। सो बिल्कुल। कोई भी चेयर पे अगर बैठते हो तो उसके चार खंभे होते हैं या तीन कम से कम, तो आप बैठ सकते हो, अदरवाइज जी दो में। स्कूटर में बहुत ज्यादा अपने से एक्सीडेंट होता है कि दो पहिए वाली, चार पहिए वाले जो बस उसमें नहीं होता है। ये सिंगल सिम्टम को जो लोगों को सिंगल नजर आता है, उनकी आंख की अपनी कमजोरी है या सोच की अपनी कमजोरी है, तो उनको सिंगल नजर आता है। हर सिंगल के आसपास बहुत सारी चीजें जुड़ी होती है। फिर मैं एक मिसाल दूं, जैसे कि आप और हम हैं, सिंगल है, लेकिन हम अपने माँ बाप से जुड़े हैं या नहीं? अपने बिल्कुल माँ बाप सर। से अलग हो सकेंगे? नहीं। अपने भाई बहनों से अलग हो सकेंगे? अपने जी नहीं। रिश्तेदारों से अलग हो सकेंगे? अपने दोस्त जी लोगों से अलग हो सकेंगे? सब हमारे आसपास है, बट आई एम ऑन जी जी ऑब्जर्वेशन, यू विल फाइंड मी अलोन। से इसी तरह जो एलोन सिम्टम होता है, लोग उनको बहुत छोटी नजर से देखते हैं, अपनी नासमझी है। हर सिम्टम के साथ उसके एसोसिएटेड सिम्टम सब लगे रहते हैं, अदरवाइज उसकी कोई अहमियत नहीं होती। जैसे कि आपको एक नेकलेस होता है ना, औरतें जो पहनती है नेकलेस, एक ही जी नेकलेस सर। है, लेकिन उससे 500 मोतियां जुड़ी हुई है। कहता है आदमी एक ही नेकलेस है, जी जी ठीक है ना? तो वन सिंगल सिम्टम फॉर दोज पर्सन, those who have got poor eye vision, understanding, no philosophy, least understanding of organ, they find only one. The man who have got the philosophy and knowledge of good philosophy. ये सब मैं जो आपको बातें बता रहा हूँ, ये सब मैंने फिलोसफी से जी सीखी, स्पेशली जो होलिज्म की जो फिलोसफी है, और स्पेशली वो आपके
फ्रांसिस बेकन, उसकी फिलॉसफी। उसके बाद मुझको जैसे कि बर्नार्ड शॉ के बहुत सारे राइटिंग में मैंने सीखा। बर्टन रसल, उनके भी जो फिलॉसफी है उनसे भी मुझको बहुत चीजें सीखने को मिली। दिस इज आउटसाइड ऑफ द होम्योपैथी एंड दे ऑल मेक मी टू make very strong. My many prescribing is on the basis of the philosophy outside the homeopathy. तो ये सिंगल को सिंगल नहीं समझना चाहिए। आपसे एक बात पूछे कि थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ कूल वाटर एक सिंगल सिम्टम हुआ, लेकिन इसके पीछे ब्रानिया पूरा छुपा हुआ है, इसके पीछे पोटोफाइलम पूरा छुपा हुआ है। तो हम लोग को स्टडी में मार्क कर लेते हैं, वॉच कर लेते हैं। इस तरह आप लोग के अपने उम्र के किसी स्टेज में आएंगे जहां आपको सिंगल सिम्टम के साथ उस सिंगल सिम्टम की सारी दुनिया नजर आने लगी। ये विजन की बात है, ये ऑब्जर्वेशन की बात है, या एक्सपीरियंस की बात है, ये उसके गुरुओं की टीचिंग की बात है। जो आपको मिलेगा आप सही आसानी के साथ पकड़ सकेंगे और सिंगल ड्रग पे प्रिस्क्राइब करके आप बैठ सकते हैं। हम कभी कभी सिंगल पे दिखलाते हैं, जब ये लोग को देखते हैं थोड़ा कंफ्यूज मूड है तो फिर उस सिंगल के पीछे क्या क्या है वो खोल के दिखलाते हैं। तो सिंगल को सिंगल नहीं समझना चाहिए। हर सिंगल के पीछे एक पूरी दास्तान है, एक कहानी है, एक दुनिया है। चीजें इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे से। आपके पीछे आपकी दुनिया। जी। बोलिए। तो सर ये जो करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होते हैं इनको हम किस प्रकार से समझेंगे सर? ओहो, कैरेक्टरिस्टिक के सिम्टम हम लोग उसी को कहते हैं जो किसी को कैरेक्टराइज करते हैं। बस आप तो सर ये मुझको डिफरेंशिएट करते, जी मेरे पहचान को बाहर निकालते। एक एग्जांपल देते हैं। आपने चर्चिल का नाम सुना होगा, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। जी तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के साथ बहुत मोटे आदमी थे, मुंह गोल गप्पा, और हमेशा मुंह में एक सिगार रखता था, मोटा सिगार। ये करेक्टर, ये देखते ही बोल देता चलो कि ये विंस चर्चिल है। हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं जवाहरलाल नेहरू। चूड़ीदार पैजामा, शेरवानी, यहाँ एक लाल गुलाब, दुपल्ली टोटी इज इक्वल टू जवाहरलाल नेहरू। कैरेक्टरिस्टिक। हम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक ढूंढना नहीं पड़ता, कैरेक्टरिस्टिक खुद बाहर निकल आता है। जैसे कि मैंने दो एग्जांपल अभी, जैसे कि आप ये ले लीजिए, मोदी जी को चूड़ीदार पैजामा, शानदार नफीस कुर्ता रहेगा उनका, भारी भरकम जिस्म, दाढ़ी और एक सफेद बालों का जूता यहाँ से इज इक्वल टू मोदी जी। यस सर। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक आदमी के इतने फिक्स हो जाते हैं। अब उसी इनको ये सब जिन लोगों का नाम नहीं लिया, उनको स्विमिंग पूल में अगर आपको नहाते हुए दिखाया जाएगा तो आप शॉक हो जाएंगे, अरे ये तो नेहरू जी नहीं हो सकते। नेहरू जी को मानने के लिए, मोदी जी को मानने के लिए उनका टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक, शैशन को मानने के लिए एक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक। बांग्लादेश के जो बहुत बड़े लीडर थे मुजीबुर रहमान, उनका मोचो का स्टाइल, बाल यहीं से एकदम नीचे की तरफ, और एक अंदाज था, पैरी अंदाज। इस तरह के जितने लोग हैं उन सबों के साथ उनका अपना एक कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बोलते हैं इसको इंफरादियत, इंडिविजुअल फैक्टर। ये आदमी, अब नेहरू को हम लोगों ने कभी नहीं देखा कि इतना मोटा चुर सिगार पीते थे।
क्या मोदी जी को भी नहीं देखा हम लोगों ने? मोदी जी को कभी गुलाब का फूल लगाते नहीं देखा मैंने यार। तो हर कैरेक्टरिस्टिक एक दूसरे को जुदा कर जाता है। ठीक इसी तरह हमारे मेटेरिया मेडिका में जो मेडिसिन है, सबों का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक, वो एक दूसरे से जुदा कर देता है। और यही कैरेक्टरिस्टिक जब हम लोग को पेशेंट में मिलता है तो वो मेडिसिन हम लोग दे देते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक हर मेटेरिया मेडिका में बहुत ज्यादा यूजफुल, ट्रायल, ट्रस्टेड, ये एलेंस की नोट में मिलता है। इसलिए उसका हर सिम्टम अपनी जगह अपनी हैसियत रखता है। ये कैरेक्टरिस्टिक का इंपॉर्टेंस होता है। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। सर ये जो पैलिएटिव केस और क्यूरेटिव केस हैं, इसको हम किस प्रकार से समझेंगे? कौन सा आवाज? पैलिएटिव एंड क्यूरेटिव केस। उस वक्त डॉक्टरों का पैलिएटिव की एक वजह थी डोमिनेसी ऑफ एम्पायर। जैसे ये क्लैडियस गैलन था, तो उसके सर पर एक बादशाह बैठा रहता था, तो उसको इलाज के लिए वही काम करना था जिससे बादशाह खुश हो जाए। तो ऐसे खुश करने वाले प्रिस्क्राइबिंग जो होते हैं वो पैलिएटिव होते हैं। लेकिन जो नॉन पैलिएटिव होते हैं, क्यूरेटिव, उसके लिए हम लोगों को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती, स्ट्रगल करना पड़ता है। और सब सिम्टम को कंसीडर करके, होम्योपैथिक फिलॉसफी को मेंटेन करके तब हम लोग को प्रैक्टिस करनी पड़ती। इसलिए हनीमैन ने अपने पहले अफरोजम में ये वार्न कर दिया तो देखो, तुम्हारा काम है एज ए फिजिशियन क्यूरेटिव प्रैक्टिस करना। इसका मतलब नहीं है कि पैलिएटिव करे, नहीं तो 67 के फुट में वो क्यों कहता है मोस्ट अर्जेंट केसेस आप ऐसा ऐसा करो। तो कैरेक्टरिस्टिक जितना स्ट्रॉन्ग मिलेगा आपको, आपको उसमें पोटेंसी सोचनी पड़ेगी, रिपीटेशन सोचना पड़ेगा, जिससे आप पेशेंट को क्यूरेटिव स्टेज में ले जाते हो। हनीमैन प्रेफर करता था क्यूरेटिव के लिए। हम लोग को भी होम्योपैथिक डॉक्टर लोगों को क्यूरेटिव, जब पेशेंट क्यूरेटिव है तो पेशेंट कभी कभी क्यूरेटिव नहीं होता है, और उसके केस में आप क्यूर करने के चक्कर में चलोगे, मर जाएगा पेशेंट। तो सम पेशेंट नीड्स ओनली पैलिएशन, मोस्ट ऑफ द पेशेंट नीड्स क्यूरेटिव। जिसके ओल्ड एज है, एडवांस पैथोलॉजी है, उसमें ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। प्रैक्टिस का एक है, अच्छा से थोड़ा बहुत जितना दिन जी सके अच्छे से जिंदगी गुजार। उसके लिए हमको हाई पोटेंसी ये वो ऐसा वैसा नहीं देना चाहिए। ये सब ऐसा फैक्टर है जिसको एज ए फिजिशियन हम लोग को नजर रखना पड़ता है। पैलिएशन का भी एक मुकाम है, एक स्टेज है, एक प्रिस्क्राइबिंग का आर्ट है। पैलिएशन में भी सिमिलिया सिमलिबस को लगता है अगर होम्योपैथिक डॉक्टर है। और पैलिएशन, ये याद रखने की बात है, जिस तरह आदमी को खाने में चंद चीजों को जरूरत होती है, कभी कभी जंक फूड भी खाता है, तो स्टेज की जरूरत है, समझने की जरूरत है। तो हम लोग कभी हर वक्त जिंदगी में उसको जंक फूड थोड़ी देते, उनका मता बदलने के लिए हो गया हो। ठीक है, इस तरह पैलिएशन बहुत मजबूरी की हालत में, और मजबूरी की हालत तो मुझे एडवांस पैथोलॉजी ये होता है, एडवांस एज हो जब हो जाता है, तो ऐसे केसेस में थोड़ी हम लोगों को पैलिएटिव को दिमाग में रखना चाहिए।
सर, इस सेशन के जरिए आपको तमाम नई जनरेशन के बहुत सारे होम्योपैथ डॉक्टर्स, आने वाले नई जनरेशन के डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, तो आप उन सभी को कोई एक ऐसी किताब कौन सी आप रिकमेंड करना चाहेंगे कि जो उनको जरूर पढ़नी चाहिए? देखिए, हम ये कहेंगे, एक तो बोलना बहुत मुश्किल होगा, 3 बोलेंगे। जी। जी बिल्कुल। एक, आप ऑर्गेनन, आप लोग को समझ जी। नहीं आता है तो किसी अच्छे टीचर से बैठ के अच्छे क्लासिकल टीचर से ऑर्गेनन जरूर सीखिए। वो ऐसे ऐसे क्लू निकाल के देता है कि आपका प्रैक्टिस लाइफ बहुत शानदार हो जाएगी, बड़ा नेम फेम मिलेगा आपको। दूसरा, जितने मटेरियल मेडिका में है उसका कम से कम एटलीस्ट आप लोग नैश से शुरू कीजिए, बट कॉन्स्टेंटली पढ़िए। लोग क्या होता है, हम वैसे बहुत सारे सजेशन देते हैं लेकिन पढ़ता कोई भी नहीं है, 1-2 चैप्टर पढ़ के बंद कर दिया। नहीं, एक रूटीन होगा, हम सुबह भी एक पढ़ेंगे, शाम को भी यहाँ पढ़ेंगे, साल भर पढ़ेंगे आप, तो आप देखिएगा आपके बिल्कुल जिंदगी का सोच बदल जाए। एंड थर्ड, रिपर्टी, पेट की रिपर्टी, कभी कभी जरूरत और हमारी लिमिटेशन ऑफ द ब्रेन जो होता है, माइंड जो होती है, वहाँ बहुत सारे सिम्टम ऐसे अनकॉमन पिक्यूलियर होते हैं अफ्रोजम 153 वाले, तो हम लोग को याद नहीं है। ऐसे जी। में एक बार रिपर्टी खोल के देख लेते हैं। when I'm saying that my instinct of materia medica, my instinct of organ and philosophy is going to sometime join with repertoire, for which I got successful result in my cases. तो हर आदमी को बहुत ओपन माइंडेड होके चलना चाहिए, और ये ओपन माइंडेडनेस उसको बड़ा करता है। हम किसी रेपर्टरी को बहुत लीस्ट हम यूज करते हैं, और जहाँ यूज करते हैं उसका कोई परिणाम ही नहीं। इसलिए बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम रेपर्टरी बिल्कुल नहीं यूज करते। नहीं, गलत बात है। हम मटेरियल बिल्कुल यूज कर, हम सिर्फ रेपर्टरी से निकाल देते हैं। नहीं, रेपर्टरी भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा सजेस्टिव इंस्ट्रूमेंट जो सिर्फ आपको सजेशन दे सकता है। अब हम लोग उसी से क्यूरेटिव मेडिसिन निकाल देते हैं। Suggestion is going to be confirmed, reconfirmed with the knowledge of homeopathic materia medica. अगर ये प्रोसीड्यूर रहा रेपर्टरी से मेटेरिया में जाके फाइनल डिसीजन, तो आपका कभी फेलियर नहीं। लेकिन आज का यंग जनरेशन ये एक ऐसे ट्रेनिंग में आता है, जिस ट्रेनिंग में उसको ये बजाता है बस रेपर्टरी का शीट ही तुम्हारा सब कुछ है। नहीं, अभी बहुत सारे एंगल हैं जो रेपर्टरी के में हो ही नहीं सकता प्रिस्क्राइबिंग रेपर्टरी से, और बहुत सारे ऐसे प्रिस्क्राइबिंग है जिस पर रेपर्टरी की जरूरत है। तो अपने इक्विपमेंट, जो जरूरत पे जिस चीज की जरूरत जब होती है, खाने में जबकि नमक की जरूरत होती है तो नमक डालते हैं ना, ज्यादा नमक डाल दिया तो खाना बेकार हो जाता है। और हर केस में रिपार्टाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, सम सेलेक्टेड केसेस। और जहां पे क्लियर कट कैरेक्टरिस्टिक मिलता है वहां अपना दिमाग रेपर्टरी में मत लगाओ। ये सब जो आर्ट, प्रिस्क्राइबिंग के जो आर्ट, रेपर्टरी के आर्ट है, ये अब रेपर्टरी वाले सिखाते नहीं है। अब बस एक ही चीज है, ये लाया, ये डालो, ये शीट निकालो। दिस इज जंक फूड, जंक प्रिस्क्राइबिंग, जंक अंडरस्टैंडिंग ऑफ होम्योपैथी। नहीं, न जंक खाओ न जंक प्रैक्टिस करो। ओके सर। ये मेरी आपकी जनरेशन वालों से एक रिक्वेस्ट जी। है, that you have to follow seriously the art of homeopathy, understanding with philosophy, understanding with the repertory, materia medica, and case perceiving.
अच्छा केस परसिविंग नहीं होगा तो आपका रिपर्टाइजेशन भी गलत हो जाएगा। जी और अच्छी रिपर्टाइजेशन अगर आपकी हो जाती है तो एकदम सही दवा भी नहीं निकलेगा जब तक आप उसको फाइनलाइज मटेरियल के नॉलेज से कर लें। हम लोगों के जमाने में हम जैसा करते हैं कि कभी भी कोई केस मुझको अगर रिपर्टाइज का होता है तो हम नॉट सिंगल ड्रग जो पहले जितना हाई लेवल में आता है उसको मैं ही कंसीडर नहीं करता। ये कोई आपको कोई क्वेश्चन कर रहा है इसको भी नोट कर लीजिए, नहीं होगा तो बाद में हम भूल जाएंगे। जो बाहर से क्वेश्चन आते हैं ना तो नोट कर लीजिए। जी खैर, तो जी हम ये बोल रहे थे कि कभी कभी केसेस में हम लोग हम कंसीडर करते हैं 1 से 3, कभी कभी 3 से 5, ये पांचों ड्रग जो रेपर्टियल एनालिसिस में सीरियली आते हैं 1 2 3 4 5, मैं पांचों ड्रग को निकालता हूँ और मेरी कोशिश करती है विथ माई नॉलेज ऑफ केस टेकिंग कि मेटेरिया मेडिका में कौन सबसे ज्यादा जस्टिफाई कर रहा है, चाहे वो तीसरे नंबर का हो जाए, चाहे वो 5वें नंबर का हो जाए, चाहे वो पहले नंबर का हो जाए। आई हैव टू कंसिडर आफ्टर द रिपोर्टाइजेशन with the judgment of materia medica. Your final judgment should be the full knowledge of homeopathic materia medica करो। ऐसे करोगे तो आप लोग को फेलियर नहीं होगा। और कोई सवाल? आवाज नहीं आ रही। बस एक ऑडियंस का एक सवाल आया है कि हाउ टू स्टडी मटेरिया मेडिका। देखिए ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन ये ऐसे में बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हर राइटर ने जी अपने अपने मटेरिया को अपने अपने अंदाज से लिखा। तो इसमें हम जो सीखा अपने जमाने में, पहले मैं जो राइटर है उनकी जी पर्सनालिटी पढ़ी, और हर आदमी के अपने पर्सनालिटी का इफेक्ट उसके काम के ऊपर आता है। जैसे बोगर के बारे में बताया, बोगर एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन एंड पैथोलॉजी का जानने वाला था, बहुत जबरदस्त। तो मुझको जब कोई केसेस ऐसे फंसते हैं जिसमें पैथोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है, तो मैं बोगर बोलिंगेशंस कैरेक्टरिस्टिक जो रेपर्टरी है या बोगर का जो छोटा वाला किताब है वो यूज करते हैं। मेरा एक बहुत फेमस केस है बॉम्बे का, जिसमें मैंने डल मारा प्रिस्क्राइब किया था कॉमा के केस में। जब मैंने पूरी केस ले ली, मेरा पहला काम यही हुआ कि चूंकि पैथोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट है, कॉमा है और इतने दिनों की सफरिंग है, 21 दिन के कॉमा में था वो, तो मैंने कहा कि भाई हमको एक तरफ बोगर कॉन्जुगेशन की रेपर्टरी दिलवाओ हमको, तब हम डिसाइड कर सकते हैं। ये लोग ले गए, मैंने वहां देखा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई प्रिस्क्राइब डलकामारा। कहने का मतलब है कि जैसे कि केंट कैसा आदमी था। केंट वाज वन ऑफ द मास्टर इन द एनाटॉमी, ही वाज द वंस टीचर ऑफ एनाटॉमी। आप देखिएगा उसका मेटेरिया मेडिका जो है बहुत एनाटॉमिकल सजा के रखा हुआ है, और वो थोड़ा सा फिलोसफी का आदमी था, और फिलोसफी खास तौर से स्वीडनबर्ग करके उस जमाने में बहुत बड़ा फिलोसफर था। एक टाइप ऑफ फिलोसफी, रिलीजन, ये वो सब मिला के बड़े उसके फॉलोअर थे उस जमाने में। केंट भी था। तो केंट ने अपने राइटिंग्स में, अपने फिलोसफी में, अपने प्रिस्क्राइबिंग में स्वीडनबर्ग के कंसेप्ट को, एनाटॉमिकल कंसेप्ट को, अपने अंडरस्टैंडिंग ऑफ मटेरिया मेडिका को रिप्लेस कर दिया। इस तरह मैं किसी भी लोगों की किताबें पढ़ने के लिए, तो उसका सबका अपना अलग अलग अंदाज है। एक दफा हम एनआईएट में एक कोशिश किया था कि एक एक मटेरिया मेडिका पकड़ के बताते थे कैसे पढ़ा जाता है। इसमें सबसे जो टफ मुझको लगा है
वो बोगर का और एलेंस का। एलेंस की नोट को आज तक जितना लोग अपने आप को ये साबित करते हैं कि हम बहुत इंग्लिश की का माहिर हैं, वो जो बताते हैं बहुत कमी है उसके अंदर, बहुत कमी है। इसीलिए हमसे भी कुछ लोगों ने पूछा था, हमने बता दिया था। लेकिन बात ये नहीं है कि जैसे इंटरव्यू में जैसे आपसे पूछा, आप हम उस पर किताब आप भी लेके बैठिए, हम भी लेके बैठिए, एक एक पेज करके हम आपको बताएंगे, एक एक एंगल, जी बिल्कुल। तब वो आपको पूरी तरह उस टीचिंग का, किताब का बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। बिल्कुल। इसलिए हम आज तक तो अपने वेबिनार में भी थोड़ा बोल के छोड़ देते हैं, क्योंकि वेबिनार में भी आदमी सामने बैठ के नहीं है ना। अब ये लोग बोलते हैं जी कि कभी ऐसा प्रोग्राम कीजिए कि लोग आपके पास आएंगे, साथ बैठेंगे, तो हाँ, उस वक्त ऐसा होगा तो जो मटेरियल जैसा कहेंगे हम जरूर बता देंगे। ठीक इसी तरह रेपर्टरी का भी मसला है। रेपर्टरी भी ऐसे नहीं हो सकता है। केंट का पढ़ना है तो कुछ किताबों के साथ केंट लेके बैठिए आप, तो हम आपको वोगल कॉग्निशन पढ़ना है, किताब लेके सामने एक एक पेज हम दिखलाएंगे। पहले जब तक आप अनाटोमिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ रिपर्टरी नहीं पढ़िएगा, नहीं समझिएगा, आप रिपर्टरी के ऊपर कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कभी आपको मास्टर नहीं हो पाओ। और एक जमाने में हम लोग के टाइम में ऐसा था कि हम लोगों में रूब्रिक हंटिंग करने को देते थे, ये रूब्रिक कहाँ मिलेगा। तो उसमें भी हजार ने कोशिश की है सब अरेंजमेंट करके देने का, उसके बावजूद भी कुछ सिम्टम ऐसे हैं जो दूसरे दूसरे मिलते हैं। अनाटोमिकल कंस्ट्रक्शन आप अपने टीचर के सामने बैठ के अपनी किताब को सामने रख के जब आप पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको बिल्कुल ओपन आएंगे। इसी तरह ऑर्गेनन के बारे में भी हम कहते हैं, ऑर्गेनन का भी एक अनाटोमिकल स्ट्रक्चर है। वो जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, जब तक वो ऑर्गेनन की हर चीज को आप अपने ग्रिप में नहीं ला सकते। किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी किताब को ग्रिप में लाने के लिए you have to know about the anatomical structure of that book. और कुछ? जी सर। सर थैंक यू सो मच, आपने अपने इस बिजी शेड्यूल में से मेरे लिए सेशन के लिए टाइम निकाला और हम सब कोऑर्डिनेट करके आपका सेशन अरेंज कराया। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जल्दी हम अगले नए सेशन में जुड़ेंगे सर के साथ, फिर किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। Thank you. Thank you to you, your audience जी who are listening me, जी and I hope after listening path, choose a path, a right path जी सर। to follow and get success in the homeopathic system of medicine. Thank you. थैंक यू सो मच सर। Okay.